ए राजा डीएमके पार्टी के नेता हैं और डीएमके जो है इंडिया अलायंस का महत्वपूर्ण घटक है। और जो इंडिया अलायंस के विभिन्न नेता हैं समय समय पर सनातन पर पहले भी अनर्गल बयानबाजी करते रहे, हमला बोलते रहे हैं। ए राजा ने जो है बयानबाजी की, उसका कांग्रेस ने तो एतराज जताया, लेकिन और जो विभिन्न दल हैं वो खाली ये कहकर कि भाई ये उनका निजी मामला है, ये उनका निजी विचार है, कहकर छोड़ देना जो है अपने आप में सवालिया निशान इनके नेक नियत पर लगाता है। नमस्कार। डीएमके नेता ए राजा ने एक बार फिर भड़काऊ और नफरत फैलाने वाला बयान दिया है। ए राजा कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत एक उपमहाद्वीप है। उन्होंने एक अलग ही जो है राष्ट्र की परिभाषा गढ़ी। उनका कहना है कि राष्ट्र का मतलब है एक भाषा, एक परंपरा, एक संस्कृति। और भारत में चूंकि अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उनका कहना है तमिल एक अलग भाषा है, एक अलग परंपरा है, एक अलग संस्कृति है। उसी तरह उड़िया के बारे में उनका कहना है कि एक अलग भाषा, एक अलग परंपरा, एक अलग संस्कृति है। तो इस तरीके से दिल्ली में भी इसी तरह है, उड़ीसा में भी ऐसे ही है। तो उनका कहना है कि ये विभिन्न राष्ट्र हैं जिनसे मिलकर के भारत बनता है। इसलिए भारत राष्ट्र नहीं है, भारत एक देश है जो विभिन्न राष्ट्रों से मिलकर के बना हुआ है। और बड़े चौंकाने की बात यह है कि इससे और आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जो श्री राम का नारा लगाने वाले लोग हैं वो मूर्ख हैं और हम तो राम के शत्रु हैं। इसके अलावा और सुनिए, उनका कहना है कि भारत को हम माता के तौर पे बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। सनातन पर हमला, देश की संरचना पे हमला, भारत के संविधान पर हमला, ये एक तरीके से जो देश के नागरिक हैं, जो देश की कहना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, न्यायपालिका है, सबको खुली चुनौती है। क्षेत्रवाद को, अलगाववाद को सीधा आमंत्रण है। इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करने का आशय क्या है? देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो हमारे देश का नागरिक है, हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और वो 6 मौलिक अधिकार हैं जो दिए गए हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी नागरिकों के निर्धारित किए गए हैं। और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A है, उसमें 11 जो है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। उनमें से मैं 2 मौलिक कर्तव्यों की यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा। एक मौलिक कर्तव्य है कि हमारे देश यानी भारत के हर नागरिक का यह दायित्व है, ये मूल कर्तव्य है कि वो जो भारत की एकता और अखंडता है उसका वो सम्मान करेगा। दूसरी बात कि जो है जो समाज में भाईचारा है, जो कहना चाहिए कि सामाजिक सौहार्द है, जो उसकी संरचना है, उसको मेंटेन करने का काम करेगा। लेकिन ये जो बयान है ए राजा का, वो बयान बहुत ही जो है घाती है, घात करने वाला है और भारतीय संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है, चुनौती है, जो खुले आम ये चुनौती दी जा रही है। इसके अलावा एक बात और कहते हैं कि भाई भारत में अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं और यदि कोई बीफ खाता है यानी गाय का मांस खाता है तो ये उसकी संस्कृति है, इसमें क्या बुराई है।
और मणिपुर के लोग ये कुत्ते का मांस खाते हैं तो वो भी एक संस्कृति है। ये तो हमारे दिमाग की उपज है कि हम ऐसा सोचते हैं कि ये अनैतिक है या धर्म विरोधी है। कहने का आशय ये है कि वो जो सनातन पर सीधा सीधा हमला और जो भारत की एकता है, अखंडता है, उस पर सीधा सीधा हमला। अब ये जो ए राजा है, डीएमके के जो ये नेता हैं, ये आखिरकार हैं कौन? देखिए, ए राजा जो है पहले जो कांग्रेस की जो सरकार थी, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार, उसमें केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने उस दौरान 2G घोटाला में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन पर ये गंभीर आरोप लगे थे और उन्हीं की वजह से कांग्रेस की लुटिया भी डूबी थी, सरकार की लुटिया डुबोई थी उन्होंने। और यही नहीं, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि की फटकार लगाई है, जो उन्होंने सनातन पर अनर्गल बयानबाजी की थी। जो उदयनिधि ने कहा था कि जो सनातन धर्म है वो डेंगू और मलेरिया से उसकी तुलना की थी कि ये डेंगू है, मलेरिया है और कुछ नहीं है। और जब उसने ये बयानबाजी की थी तो ये जो ए राजा हैं, उन्होंने जो उदयनिधि है उसके बयान का समर्थन किया था। और अभी हाल में ही देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन की को फटकार लगाते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के बाद ए राजा जो है टिप्पणी करते हैं, एक बार फिर उसी तरीके की जो है विवादास्पद टिप्पणी करते हैं, जानबूझकर करते हैं। कहने का आशय ये है कि ए राजा को सुप्रीम कोर्ट की भी कोई चिंता नहीं है। एक चीज यहां पर और समझना पड़ेगा कि ए राजा डीएमके पार्टी के नेता हैं और डीएमके जो है इंडिया अलायंस का महत्वपूर्ण घटक है। इंडिया अलायंस का गठन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए लोकसभा चुनाव में गठन किया गया और जो इंडिया अलायंस के विभिन्न नेता हैं, समय समय पर सनातन पर पहले भी अनर्गल बयानबाजी करते रहे, हमला बोलते रहे हैं, जिसको लेकर के खूब विवाद हुआ है। अब ये जो ए राजा ने जो है बयानबाजी की, उसका कांग्रेस ने तो एतराज जताया, लेकिन और जो विभिन्न दल हैं वो खाली ये कहकर कि भाई ये उनका निजी मामला है, ये उनका निजी विचार है, कहकर छोड़ देना जो है अपने आप में सवालिया निशान इनके नेक नियत पर लगाता है। दूसरी बात ये भी समझना है कि अगर वास्तव में इंडिया अलायंस के नेताओं को का ये मानना है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, तो सवाल ये भी है कि इन दलों ने, इन विपक्षी दलों ने अपने जो अलायंस का नाम इंडिया क्यों रखा? ये भी एक सवाल है। कहीं ना कहीं उसके पीछे भी है इनकी कोई राजनीतिक मंशा रही होगी कि इंडिया नाम रखने से जो है जनता में और लोगों में एक अलग संदेश जाएगा, इसी उद्देश्य से इसका नाम इंडिया रखा गया। लेकिन सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आखिरकार ये नेताओं के बोल बिगड़ते ही क्यों हैं? ऐसा क्या कारण है कि चुनाव आते ही या चुनाव के आसपास इस तरीके से जो नेता हैं वो अपने बोल बिगाड़ रहे हैं? उसके पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे कारण बहुत स्पष्ट है, वो है घटिया राजनीति। जो है डीएमके की घटिया राजनीति, विपक्ष के कुछ नेताओं के की भी घटिया राजनीति, चूंकि आज उनको लगता है, विपक्षी नेताओं को लगता है, और वास्तव में ये वास्तविकता है कि आज जो है चुनाव में दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, एक है राष्ट्रवाद और दूसरा है सनातन धर्म। अब देखिए, आप हम सभी को मालूम है कि राम मंदिर बनने के साथ साथ आज पूरा देश राममय है ना, और सनातन धर्म को लेकर के सब बहुत संजीदा हैं, बहुत गंभीर हैं।
ऐसी स्थिति में जो विपक्षी नेताओं को लगता है, घटिया राजनीति और ओछी राजनीति करने वाले खास तौर से नेताओं को लगता है कि इसमें किसी तरीके से फूट डाली जाए और किसी तरीके से लोगों का ध्यान इससे बांटा जाए। एक दूसरा, चूंकि राष्ट्र एक ऐसा शब्द है जो भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसको लेकर के आज लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है। सर्वे भी ऐसा करते हैं और कहते हैं तो, और ये विपक्षी दल भी इस बात को मानते हैं कि बढ़ी है। ऐसी स्थिति में वो कुछ इस तरीके के मुद्दे लेकर के आना चाहते हैं ताकि अपना एक वोट बैंक जो है बना सके, वोट की राजनीति कर सके, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में, उसके फिराक में कितना बड़ा समाज का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, उसके बारे में ये दल नहीं सोचना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जब नेताओं ने ये सोच लिया है, शुचिता को त्याग दिया है, मतलब राजनीति में किस तरीके से जो है शुचिता का ध्यान रखा जाए, इसका ध्यान बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ध्यान है कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें और जो लोकसभा चुनाव है उसमें अपनी ठीक ठाक उपस्थिति दर्ज करा सकें, विजय हासिल कर सकें। पूरा ध्यान यहाँ है। जो उसके साधन क्या होंगे, वो साधन कितने गलत हैं, कितने खराब हैं, आज उस पर किसी का ध्यान नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, कहां जा रहा है देश, कहां जा रहा है समाज और क्या संदेश हम दे रहे हैं, किस तरीके से हम क्षेत्र, रंग और जो है धर्म के आधार पे पूरे समाज को ये नेता बांट रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के दो स्तंभों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ जिसे माना जाता है वो है पत्रकारिता। पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि वो इस तरीके की ओछी और घटिया राजनीति करने वालों को अधिक से अधिक एक्सपोज करे। दूसरा जो है, जो इसका तीसरा स्तंभ है लोकतंत्र का है, वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका को भी चाहिए कि जो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के संबंध में याचिका का इंतजार करने की जगह स्वतः संज्ञान ले और ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा करके इस तरीके का दंड दे, इस तरीके के उसके खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि जो घटिया और ओछी राजनीति करने वाले हैं वो कई बार सोचें कि क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए, क्या समाज को विभाजित करने के लिए जो वो चाल चल रहे हैं, क्या वो उन्हें चलनी भी चाहिए, ये सोचने के लिए लोग मजबूर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।